So hey to family, today we start a chapter 2 of class 8, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Resources के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, तो वो चैप्टर आप ज़रूर चेकआउट कीजिए. In a small village in Tanzania, Africa, Mamla gets very early in the morning to fetch water. स्मॉल विलेजेस कहाँ पे, ताज़ीनिया में, अफ्रीका में. यहाँ पे एक नाम दिया है जो कि है मामला. ये सुबह जल्दी उठ जाती है. क्यों उठती है? पानी के लिए, मतलब पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए. जैसे होता है ना किसी के यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वाटर आता है तो फिर पूरे दिन नहीं आता. किसी के यहाँ होता है 24 घंटे वाटर आता है, बट किसी के यहाँ पे केवल सुबह पानी आता है, तो उनको सुबह उठ के वो पानी भरना पड़ता है. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो मामला है वो सुबह उठ के पानी, पता नहीं लड़का है लड़की है, तो लेट इट बी, तो वो क्या करते हैं, पानी भरने के लिए उनको सुबह उठना पड़ता है. लड़की है यहाँ पे दिखती है. शी हैज़ टू वेक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसको पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है. और ये समस्या आज भी हमारे इंडिया के काफ़ी सारे गाँव में है कि पानी भरने के लिए आपको कोसों मील तक जाना पड़ता है और उस पानी को वहाँ से भर के फिर उसको लाना होता है. तो ये आज भी समस्या है, हमारे इंडिया में भी है और अफ्रीका, तांजानिया जैसे देशों में भी है. शी देन हेल्प्स हर मदर इन दी हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ़ देयर गोट्स. तो फिर वो अपनी मम्मी का भी काम करती है, अपने भाई की भी सहायता करती है गोट्स वगैरह के काम में. ऑल हर फैमिली ओन्स इन अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. तो उनकी जितनी भी फैमिली होती है, मतलब इतना तो पता चल गया कि भाई इनके घर में कोई एजुकेटेड नहीं है, कोई सरकारी नौकरी पे नहीं लग रखा है. तो जो उनकी फैमिली होती है, पूरी की पूरी फैमिली एक ऐसी ज़मीन पे काम करती है जो बहुत ज़्यादा पथरीली है और उनकी झोपड़ी के पास ही है. मामला's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. मतलब जो मामला के फादर होते हैं वो बहुत मुश्किल से ग्रो करते हैं मेज़ को और बीन्स को, बहुत मेहनत करने के बाद वो, क्योंकि कैसी ज़मीन है, हमने देखा रॉकी लैंड है, तो रॉकी लैंड पे कभी भी कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ग्रो नहीं होती है क्योंकि उधर फर्टिलिटी नहीं रहती है. आप आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में कि रॉकी लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं. तो जैसे ही आप माउंटेन्स के नीचे जब नदियाँ उतरती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स जो होते हैं वो माउंटेन के फुट हिल्स पे वो हो जाते हैं. जैसे यहाँ से ये माउंटेन है, यहाँ से कोई नदी निकली तो नदी अपने संग सब कुछ लेके आती है, पत्थर, मिनरल, सॉइल वगैरह सब कुछ मतलब लेके आती है. तो जैसे ही उसका फ्लो आगे बढ़ता है तो यहाँ पे वो बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे कर देती है, फिर उसके थोड़े से आगे जाके छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करती है, फिर आगे जाके वो अपना एक फर्टाइल लैंड देती है. ठीक है, आगे जाके वो क्या कहते हैं, फर्टाइल लैंड देती है. एलुवियल जिसको हम सॉइल कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है, वो आगे चल के देती है. बट हो सकता है उनका घर इधर कहीं हो जहाँ पे पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ पे वो बहुत मुश्किल से मेज़ उगाते हैं, बीन्स उगाते हैं. दिस इज़ इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और ये इतना, मतलब इतना ही उगा पाते हैं कि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें. Peters live in the heart of the sheep rearing region in the New Zealand where his family runs a wool processing factory. तो इधर एक दूसरा एग्जांपल दिया है पीटर का, जिसकी फैमिली क्या काम करती है, जो शिप होती हैं उसमें से जो वूल निकालते हैं, मतलब शिप की जो खाल निकालते हैं, वूल बनाते हैं, उसका काम करती हैं. Every day when he returns from school, Peters watches his uncle taking care of his ships. तो जब वो अपने स्कूल से लौट के आता है तो वो देखता है उसके अंकल क्या कर रहे हैं, उन गोटों की, उन शिप्स की, सॉरी शिप, गोट नहीं, शिप्स की केयर कर रहे हैं. शिप, their ship yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. और जो उनकी शिप का यार्ड, यानी कि शिप कहाँ पे रहती हैं, वाइड ग्रासी प्लेन एरिया में रहती हैं जिसमें ग्रास अच्छी खासी है, तो शिप को खाने के लिए भी मिल जाता है. और क्या कहते हैं, और वो जो लैंड है वो काफ़ी सूटेबल है, मतलब उनकी कंडीशन, उनको शिप रखनी है तो शिप रखने के लिए ऐसा तो कोई लैंड चाहिए ना जो शिप को खाना दे सके. तो वो ग्रासी लैंड है जिसकी वजह से उनकी जहाँ पे शिप रहती है वो कैसा लैंड है, ग्रासी लैंड है, जहाँ पे मतलब क्या है, बहुत घास वगैरह है.
इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसको वो कैसे मैनेज करते हैं, साइंटिफिक तरीके से, यानी कि आजकल जो मशीन्स वगैरह होती हैं, हमारी ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं खेतों को गुड़ाई करने के लिए, तो वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं अपने किस पे, ग्रासी लैंड पे। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो क्या करते हैं, सब्जियां वगैरह भी उगाया करते हैं। मामा एंड पीटर्स स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरी डिफरेंट लाइव्स। तो इधर हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं और कहा गया है कि ये दोनों वर्ल्ड के अलग अलग पार्टों में रहते। एक देखो न्यूजीलैंड में रहता है और एक तंजीनिया या फिर अफ्रीका के एक छोटे से गाँव में रहते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि इन दोनों की लाइफस्टाइल कितनी अलग है, क्यों अलग है ये हम देखते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। इन कारणों की वजह से ये दोनों की लिविंग कंडीशन अलग है। किसकी वजह से, लैंड। देखो आपने देखा पीटर्स एक ग्रासी लैंड पे रहता है, वहीं जो मम्बाला है वो कैसे लैंड पे रहती है, रॉकी लैंड पे रहती है। ठीक है, ये अंतर आपने देखा। सॉइल, अब इधर रॉकी लैंड का जो सॉइल होता है वो इतना फर्टाइल नहीं होता है, जबकि जो ग्रासी लैंड का सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो इस पर आप कुछ भी उगाओगे तो बहुत आसानी से चीज़ें उग जाती हैं और जल्दी उगती हैं और काफ़ी अच्छी उगती हैं। वाटर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये इनको पानी दूर दूर से लाना पड़ता है और इनके यहाँ तो पानी अवेलेबल है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और किसी भी खेती को ग्रो करने के लिए पानी तो लगता ही है। नेचुरल वेजिटेशन बहुत काम आती है। प्रगति वहाँ पे कैसी है, क्लाइमेट वहाँ पे कैसा है, बहुत मैटर करता है। और टेक्नोलॉजी, इनने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स की वजह से ये इतने ग्रोथ, इनके लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है और इनके पास खाने तक के ही पैसे होते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करेंगे। तो इस वजह से उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो इसलिए उनकी लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कुछ कारण है इन रिसोर्सेज के होने या ना होने से इनकी जो लिविंग कंडीशन है वो डिफरेंट है आपस में। अब लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड एक्चुअली है कौन सी भला। लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज क्या होती हैं ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। रिसोर्सेज क्या होती हैं, कोई भी वो चीज़ जो हमारे यूज़ में आती हो, उसकी यूटिलिटी हो, उसकी वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं उसको हम अपने रिसोर्स मानते हैं। और नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो हमें नेचर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिनको हमें मॉडिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लैंड इज़ वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। तो जो हमारा जितनी भी हमारे पूरी अर्थ है उसमें 30% क्या है, लैंड है। और उस 30% में भी केवल पीपल आर नॉट लिव देयर, स्मॉल परसेंटेज है जिस पे लोग नहीं रह सकते। मतलब क्या कह रहे हैं कि 30% तो हमारा लैंड है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब जो 30% लैंड है उसमें से पूरा का पूरा 30% आपके रहने की जगह नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का 30% उसमें आप रह सकते हो, कुछ परसेंट आप रह सकते हो और कुछ परसेंट हैबिटेबल है, मतलब हैबिटेबल नहीं है, इनहैबिटेबल है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate। और ये uneven distribution क्यों होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ना ज़्यादातर लोग जिस चीज़ पर डिपेंड है वो है हमारा सिंपल सा एग्रीकल्चर। हमारी मोस्ट ऑफ द जीडीपी, हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस चीज़ में इंडल्ज है वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए आपको जो चीज़ अच्छी चाहिए वो होती है लैंड और दूसरा होता है क्लाइमेट। तो जो हमारे वर्ल्ड में और हमारे अर्थ पे जो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का भी देखा जाए, तो आप यूपी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आबादी भरी पड़ी है। और वहीं अगर आप देखोगे अपने
मेघालय वगैरह में, तो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए है क्योंकि लैंड और क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों के रहने पे। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरिया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। रग टोपोग्राफी यानी कि ख़राब टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप हुई, ऐसी जगह पे जैसे कोई माउंटेन है तो ऐसे स्टीप स्लोप पे आप नहीं रह सकते, जिसका जो लैंड हो बहुत रग्ड हो, बहुत खदरीला हो, पथरीला हो, वहाँ पे आप नहीं रह सकते। जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ आप नहीं रह सकते। डेजर्ट एरिया पे आप नहीं रह सकते जहाँ पे सूखापन हो। थिक फॉरेस्टेड एरिया आर नॉर्मली स्पेरली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेटेड। कैसी जगह पे आप रह सकते हो? प्लेन हो जहाँ पे रिवर्स हो, वहाँ पे वैली हो, ऑफरिंग सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये सब जो होती है ना, ये लैंड को एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पे लोग बसते ही बहुत है। अब आप इंडिया में देखोगे सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे आपके पास इंडिया का मैप भी है, सबसे ज़्यादा आबादी आपकी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आबादी आपकी उत्तर प्रदेश में। वहीं आप इधर साइड चले जाओगे कहीं असम, मेघालय, इधर आपकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी आपके केवल इस उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इवन आपकी ये राजस्थान में भी इतनी नहीं है, जबकि इतना बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट है अपने इंडिया का, तो इधर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तो गर्मी है। राजस्थान में देखा आप, थार डेजर्ट है, तो वहाँ पे तो भाई पूरा गर्मी है, रेगिस्तान बन रखा है। तो वहाँ पे लोग के लिए एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे? रेतने में थोड़ी ना एग्रीकल्चर करेंगे। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सूटेबल कंडीशन मिल जाती है, वहाँ पे तो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। और सूटेबल कंडीशन चाहिए क्या होती है हमें एग्रीकल्चर के लिए? सबसे बड़ी बात होती है अच्छा लैंड चाहिए एंड अच्छा हमें क्या चाहिए? क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। अब लैंड यूज़ क्या होता है? लैंड यूज़ सिंपल सी बात है, जिस वे में आप लैंड को यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर के लिए आप लैंड को यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए लैंड मतलब जंगल उगाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, खोदने के लिए भी लैंड को चाहिए होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, सेटिंग अप, इन सब के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए होता है। और जिसको हम क्या कहते हैं? लैंड का यूज़ होना, यानी कि लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मामा एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड? तो आप ये आपके लिए क्वेश्चन, आप बताइए कि किस तरह से किस डिफरेंट वे में मामा और पीटर्स की फैमिली लैंड को यूज़ कर रही थी। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। लैंड का यूज़ आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? टोपोग्राफी से, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंड। टोपोग्राफी होता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, यानी कि वहाँ का लैंड कैसा है। लैंड भी काफ़ी सब तरह के प्रकार के होते हैं, जैसे कि रॉकी लैंड यानी कि पथरीला हो गया, किसी में बहुत अच्छी सॉइल पाई जाती है, बंजर हो गया, और किसी में क्या कहते हैं, आपको अलग अलग तरह की सॉइल मिल जाती है लैंड के ऊपर। तो लैंड भी काफ़ी सब प्रकार के होते हैं। तो वहाँ की कैसी टॉपोग्राफी यानी कि कैसा स्ट्रक्चर है लैंड का, वो डिटरमाइन करता है किस चीज़ में? फिज़िकल फैक्टर। तो लैंड को यूज़ करने मतलब कहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, देखो सिंपल सी बात बताती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पे ज़्यादा लैंड का यूज़ होगा। तो उस चीज़ को क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है? टोपोग्राफी हो गई, सॉइल हो गया, वहाँ का सॉइल कैसा है। अब महाराष्ट्र में आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पे क्या होती है? कॉटन की खेती ज़्यादा होती है। तो सॉइल के हिसाब से भी क्या कहते हैं, लैंड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जैसा सॉइल के हिसाब से आप कल्टीवेशन ग्रो करते हो कुछ भी, ठीक है। तो सॉइल का बहुत इम्पैक्ट होता है, टोपोग्राफी का बहुत इम्पैक्ट होता है, क्लाइमेट कैसा है। अब राइस को उगाने के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए, वीट को उगाने के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए, तो क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं वहाँ पे, कुछ फर्टिलिटी है भी कि नहीं। और ऐसा ना हो कि आपने लैंड भी देख लिया पर सॉइल में कोई फर्टिलिटी नहीं है, तो उगेगा कहाँ से वो। एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेबिलिटी, तो भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पानी ही नहीं होगा तो चीज़ें ग्रो ही कहाँ से होंगी। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न।
अब लोग जहाँ पे रहेंगे वहीं पे लैंड का यूज़ होगा, ज़ाहिर सी बात है। और लोगों के साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं हमारे लैंड यूज़ पैटर्न के लिए, यानी कि हम लैंड को किस तरह के किस पैटर्न से हम यूज़ करते हैं। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सच एज प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को भी हम दो तरह से भाग सकते हैं, एक होता है प्राइवेट लैंड जो कि ओन बाय इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड ओन बाय कम्युनिटी और कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूड, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हब्स। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो सिंपल सी बात है, दो तरह के लैंड होते हैं। एक होता है प्राइवेट लैंड जो कि आपका प्राइवेट घर है, तो उसमें आप कोई भी तो नहीं आ सकता ना, वो आपका घर है, पर्सनली आपका घर है, तो उसमें कोई भी नहीं आ सकता, तो वो आपका क्या हो गया, एक प्राइवेट लैंड हो गया। पर जो पार्क हो गए, स्कूल हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, इधर कोई भी जा सकता है, आप किसी भी रोक नहीं सकते कि आप मत जाओ, आप मत जाओ, तो उधर कोई भी जा सकता है। तो वो क्या होते हैं, कम्युनिटी लैंड होते हैं, जिसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि ये क्या होता है, गवर्नमेंट ओन होते हैं। People and their demands are ever growing but the availability of land is limited। अब भैया देखो क्या होता है कि रहने वाले 2 लोग और उनको घर चाहिए 4, तो तो वो है ना कि अपने ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो लैंड इतना है नहीं, पर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूर लैंड है। तो लोगों की अब डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो भाई लैंड तो लिमिटेड है, अर्थ तो अपने आप को बड़ा नहीं कर लेगा ना। अर्थ के पास तो ज़मीन उतनी है 30%, उसमें से भी कुछ तो इनहेबिटेड होता है, लोग रह ही नहीं सकते हैं। तो लैंड के तो लिमिटेड है, बट लोगों की डिमांड, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी ऑफ लैंड की लैंड की क्वालिटी भी बढ़ती लैंड की जो क्वालिटी होती है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। सही बात है, जम्मू कश्मीर का जो आप देखोगे लैंड की क्वालिटी, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी डिफरेंट होगी आपके उत्तर प्रदेश से या कन्याकुमारी से, यानी कि साउथ से। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जहाँ लैंड क्या होता है, लैंड की क्वालिटी डिफ़र करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। People started encroaching the common land to build up commercial areas, house complex in the urban areas and to expand the agriculture land in the rural area। अब आपने देखा है अर्बन, हम कहते हैं ना अर्बन और रूरल क्या होता है। अर्बन एरिया में आप जाके देखोगे जो लैंड होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई मॉल बना दी, कोई इंडस्ट्री बना दी, कोई स्कूल बना दिया, कोई कुछ बना दिया, तो इन सब चीज़ों में लैंड यूज़ होता है हमारे कहाँ पे, अर्बन एरिया में, शहरों में। और वहीं गाँवों में किसी के पास लैंड हो तो वो क्या करता है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना उस पर शुरू कर देता है। Today, the vast change in the land use pattern also reflect the cultural change in our society। जैसे जैसे हमारे लैंड यूज़ पैटर्न, यानी कि लैंड को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक उसी तरह से हमारे कल्चर में भी चेंज आता जा रहा है। देखो काफ़ी अब कितना हो गया, पहले लोग इतना कल्चर को फॉलो किया करते थे, अब जब से लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, मॉडर्निज़म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो माय एडवाइस इज़ प्लीज़ अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखिए। बहुत सुंदर कल्चर है अपना, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखिए और बस बचा के रखिए, उसको फॉलो कीजिए। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threat of environment because of the expansion of agriculture and construction activities। मेरा एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो डोंट माइंड ना। देखो लैंड को केवल ह्यूमन ही, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ही उसको ख़राब कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन एक क्या कहते हैं, लैंड को डिग्रेड करना प्रोसेस होती है जो कि लैंड को क्या करती है, ख़राब करती है। लैंडस्लाइड ये आपके हाथों में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, एक नेचुरल फिनोमिना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इंसान ही कर रहे हैं, कुछ नेचर भी ऐसे डिस्ट्रक्शन कर देती है जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। सॉइल इरोजन, सॉइल का ख़राब होना, डेजर्टिफिकेशन यानी कि जंगलों को काटना आर द मेजर थ्रेट। ये एक मतलब थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कल्चरल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब हमारी कल्चरल
कल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। अब ऐसा भी नहीं रह गया ना, देखो पहले एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था क्योंकि सब चीज़ ऑर्गेनिक हुआ करती थी। अब मशीन्स वगैरह इतनी आ गई है तो वो सॉइल को ख़राब कर देती हैं, या फिर मतलब उस अमाउंट में ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं हो पाता जो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से होता था। अब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने लग गए हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करने लग गए हैं, तो ये चीज़ हमारे लैंड को क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। और दूसरा हमारी कमर्शियल एक्टिविटी, भाई मॉल बन रहे हैं, मतलब आप कहीं देखोगे ना आपके आसपास भी कोई खाली प्लॉट होगा तो मतलब 10 भी ज़्यादा हो गए, 5 6 7 8 साल के अंदर वो क्या है, उधर कुछ ना कुछ खड़ा हो ही जाएगा, तो घर ही बन जाएगा या कोई दुकान खुल जाएगी। तो कमर्शियल पर्पस के लिए लैंड अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, growing population and their ever growing demands has led to the large scale destruction of forest cover and arable land as created to fear of losing natural resources। अब लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, अब उससे क्या होगा भाई, जब ज़्यादा चीज़ें, एक कहते हैं ना लिमिट में चीज़ें अच्छी होती है, जब अनलिमिटेड हो जाती है ना चीज़ें तो वो नुकसान ही करती है। तो जैसे लोग बढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड्स बढ़ रही है तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड तो होना है, बनता ही है ना। Therefore, at present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides, fertilizer, check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। अब मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर से कैसे हमारा लैंड वो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे, फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे हैं, अफॉरेस्टेशन यूज़ करने लगे हैं, क्या कहते हैं, और ओवर ग्रेजिंग करने से मतलब जो जानवर क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं, जो घास खाते हैं ना, तो जो खींचते हैं तो उससे क्या होता है, जो उस जड़ होती है वो भी निकल जाती है। तो जड़ जब निकल जाती है तो वो चीज़ जो उसकी जड़ होती है, जो सॉइल को प्रोटेक्ट मतलब ऐसे बांध के रखती है, वो चीज़ फिर वो लूज़ कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब कभी बारिश वगैरह आती है तो वो सॉइल बह जाती है, तो जो उसमें फर्टिलाइज़र्स और जो ह्यूमस सॉइल होती है वो बह जाती है, तो फिर वो उस लैंड पे उतना फर्टिलिटी नहीं बचती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना जब हमारे, तो हमें इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसमें आप क्या ही कर सकते हो, ओवर ग्रेजिंग कम कर लो, फर्टिलाइज़र वगैरह की जगह ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर लो, और भाई अपनी नीड्स तक ही रहो। ग्रिड को सेटिस्फाई करने लगे तो एक मॉल आपने खड़ा कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे तो आप पेड़ पे पेड़ काटते जाओ और लैंड को अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते जाओ। तो दिस वाज अवर लैंड के बारे में हमने इसमें पढ़ा अपना। नेक्स्ट में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम इन सबको कवर करेंगे। तो कुल मिला के हम इसको समराइज़ कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि लैंड हमारे जो अर्थ पे 30% है, उसमें मतलब पूरा का पूरा 30% यूज़ रहने लायक नहीं है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसमें से कुछ ही परसेंट हमारा रहने लायक होता है। और मेनली अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो क्यों होती है, क्लाइमेट की वजह से होती है, टोपोग्राफी की वजह से होती है, नेचुरल वेजिटेशन की वजह से होती है, और टेक्नोलॉजी की वजह से होती है। जहाँ पे रफ टोपोग्राफी हो, पथरीला हो, पानी की कमी हो, माउंटेन एरिया हो, वहाँ पे कोई कैसे ही रह लेगा, है ना। जहाँ पे प्लेन एरिया हो, रिवर्स हो, वैलीज़ हो, वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी रहती है। लैंड को अब किस किस वे में यूज़ करते हो, इंडस्ट्री बना दी, फॉरेस्ट में, माइनिंग में, बिल्डिंग में, एग्रीकल्चर पर्पज़ में, काफ़ी सब चीज़ों में लैंड यूज़ होता है। लैंड का भी कैसे डिटरमाइन करता है, लैंड यूज़ कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी, सोइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें कैसे लैंड यूज़ को डिटरमाइन करती है। अब लैंड भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक कम्युनिटी होता है। प्राइवेट जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा होता है, कम्युनिटी जो कि किसी प्राइवेट का नहीं होता, उसे कॉमन मतलब ओन बाय कम्युनिटी ओन कर रही होती है, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। और क्या देखा हमने, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे लैंड का डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लैंड को यूज़ तो लोग सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और लैंड भी कैसे यूज़ करें यार, लिमिटेड स्टॉक हो चुका है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है।
और हमने देखा लैंड डिग्रेडेशंस, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें एक मेजर थ्रेड है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हमारे लैंड को क्या करती है, तबाह करती जा रही है। कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम ओवरग्रेजिंग ना कराएं, एफॉरेस्टेशन करें, लैंड रिक्लेमिनेशन करें, रेगुलेट करें यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ हम किससे क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। सो दैट्स टुडेज़ गाइस, इतना ही करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।